Hi guys, my name is Rohit Ghosh and today I am here to discuss about cost accounting standard, which is the core of cost audit as well as the base of cost. Before I'm going to start a cost accounting standard, please subscribe my channel, and if you find it is helpful, please like the video and definitely share with your friend. Okay. So let's start with the cost accounting standard. First of all, you need to know what is book. This book is actually referred our institute books, Institute of Cost Accountant of India, and I try to give the link of that book. You may download from that link and make the note on the book or in your notebook. Okay. Before going to know what is cost accounting standard, you need to know what is cost accounting and then you need to know what is standard. ठीक है. तो what is standard? Actually, the standard means to bringing the uniformity and consistency in anything. मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में अगर यूनिफॉर्मिटी लाना है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक ही तरह का जो होता है, मतलब एक ही चीज़ का ट्रीटमेंट एक ही तरह का होगा, उसको कहेंगे यूनिफॉर्मिटी. एंड कंसिस्टेंसी मतलब मान लो तुमने एक ईयर में किसी चीज़ का ट्रीटमेंट किसी और तरह से किया, फिर दूसरे ईयर में उसी सेम चीज़ का ट्रीटमेंट किसी और तरह से किया, तो सेम चीज़ का ट्रीटमेंट सेम तरह से करोगे कोई भी ईयर हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी. तो इतना देर इज ए मेनी organization. Some of them are producing goods and some of them are providing services. So it is very much difficult to bringing the uniformity if there is a not any standard. अगर स्टैंडर्ड नहीं होना तो इन सब चीज़ में ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत मुश्किल होगा. तो इसलिए देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दैट नीड टू बी give a proper structure, proper way, proper classification, then ये यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी आएगा. तो ये चीज़ करता है स्टैंडर्ड. ठीक है, किसी भी मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लो तो वो क्या प्रोवाइड करता है कि अकाउंटिंग में तुमने ठीक तरह से यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाना है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट में, और जब तुम किसी चीज़ का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तब वो जो चीज़ तुमने कॉस्ट कैलकुलेशन के टाइम पे कंसिडर किया वो कंसिस्टेंट एंड एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए. ठीक है, तो इट इज़ स्टैंडर्ड. नाउ व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट मीन्स it is actually cost is defined as a in a monetary terms. मतलब फिनांस और मनी में ये डिनोट होता है. ठीक है, एंड विच इज and only that part of cost is considered that which is required or which is considered for manufacturing of a particular goods or providing of a particular services or rendering of a particular services. मतलब जितना तक तुमने खर्चा किया किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए और सर्विस रेंडर करने के लिए, एंड वो चीज़ अगर हम मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इन द मनी टर्म्स, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कॉस्ट. ठीक है, तो हम उसका स्टैंडर्ड यहाँ पर कर रहे हैं. तो ये जो स्टैंडर्ड है ये बनाता कौन है? देखो यहाँ पर एक सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है. देखो मैंने ये अंडरलाइन किया, ये वाला पार्ट मैंने हाईलाइट भी किया. ये देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और CASB विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेटिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्या होता है देखो, ऊपर थोड़ा और भी हाईलाइट किया हुआ है. देखो, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, अच्छा अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ ऑब्जेक्टिव है. देखो पहले जो मेन चीज़ है वो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. देखो, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर अप्रोचिंग टू मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. स्ट्रक्चर किस लिए? स्ट्रक्चर मतलब जो कॉस्ट शीट होता है वो तो एक स्ट्रक्चर ही है ना. तो वो किस लिए प्रोवाइड करता है कि फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ ए सर्विसेज, पर्टिकुलर सर्विसेज. तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. फिर देखो, स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, उसको स्टैंडर्डाइज करना. प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू यूजर्स टू अचीविंग द यूनिफॉर्मिटी, गाइडेंस प्रोवाइड करना कि कैसे यूनिफॉर्मिटी अचीव करे. जो स्पेसिफिक नोट होता है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करना है. फॉर एग्जाम्पल मान लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री, किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन.
तो इस तरह से। और देखो नीचे और एक इम्पॉर्टेंट है, देखो अराइविंग एट द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटी एंड सर्विसेज। ठीक है, अब नीचे आओ, देर इज ए टोटल 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड टुडे आई डिस्कस कैश वन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, which providing you the guidance about the classification of the cost. It is the base of cost accounting standard as well as the cost. ठीक है, कॉस्ट शीट में जो तुम पहले तीन चीज लिखते हो ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज कमिंग फ्रॉम दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर कैश वन पढ़ोगे तो तुमको सारा एक्सपेंसेस जो जितना कॉस्ट शीट में होता है तुमको वो दिख जाएगा, इसका उसका पूरा क्लासिफिकेशन कैश वन ने किया है, तो इट इज द बेस ऑफ कॉस्ट। अगर कैश वन तुम्हें पता है तो यू कैन इजीली रिमेंबरिंग द कॉस्ट शीट। ठीक है, तो अच्छा ये देखो यहाँ कैश फोर्थ जो दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, इट इज़ एक्चुअली न्यू। ठीक है, तो ये जीएसटी आने के बाद फिर इसको चेंज किया, मतलब कर दिया गया था, तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी में ये लगेगा। अच्छा अब नीचे आओ, कैश वन देखते हैं क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि ब्रिंगिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इन द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब तीन चीज कैसे याद करोगे, देखो पहले तो फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, कहाँ पर, इन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, किस लिए, फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इन द कॉस्ट स्टेटमेंट, मतलब क्या, कहाँ पर एंड किस लिए, फॉर व्हाट यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, इन वेयर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फॉर व्हाट, for which disclosure and presentation in the cost accounting, cost statement and cost of production और services, product और services। समझ में आया? अच्छा अब देखो डेफिनेशन कॉस्ट का दिया हुआ है, मैंने जो बोला था, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो कॉस्ट is a measure in a monetary terms in the at the of the amount of resources used in the manufacturing of product and providing a services। मतलब कॉस्ट मॉनिटरी टर्म्स में मेजर होता है जितना पोर्शन वो मैन्युफैक्चरिंग में गया है, जितना पोर्शन सर्विस में, मतलब सर्विस देने का जो खर्चा है, तो उसको ही कॉस्ट बताते हैं। मगर ये मनी, ये वाला टर्म, मतलब ये चीज़ याद रखना, उसको मनी में एक्सप्रेस करना होता है, नहीं तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी काइंड में भी किसी में मतलब कुछ मान लो तुमने कैश में कुछ नहीं करके काइंड में किया, तो उसका भी फेयर वैल्यू होता है। ठीक है, हम लोग उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। अब देखो कॉस्ट सेंटर बताया क्या है कॉस्ट सेंटर। देखो कॉस्ट सेंटर का एकदम सीधा साधा मतलब होता है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में कॉस्ट सेंटर में तीन चीज मेन होता है। एक है जो रिसोर्सेज कॉस्ट सेंटर में जाता है, मतलब मान लो एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट रिसोर्सेज लेता है। ठीक है, मान लो देयर इज ए मेनी टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मान लो मतलब जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। तो वो जो चीज़ मतलब एक जगह से रिसोर्सेज जो लेता है ना, वो उस डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम अकाउंट्स में एक मतलब एक चैप्टर था, उसको ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते थे। तो वहाँ पर हम ये सेम करते थे, तो टोटल डिपार्टमेंट में हम डिवाइड कर देते थे कितना रेशियो में था उसमें। तो यहाँ पर जितना यूज़ होता है हम डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं टोटल कॉस्ट, एंड अल्टीमेटली आवर मेन गोल इज to charge that particular cost to a product or recovered from that particular product। कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है, कैलकुलेट द कॉस्ट एंड चार्जिंग इन अ प्रोडक्ट, ये कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये यहाँ पर ये बता रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है कि द सिस्टम इज कंपोज बाय थ्री मेन पार्ट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इट इज रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले रिसोर्सेज लेगा डिपार्टमेंट, तो लेगा ही ना रिसोर्सेज,
अब जो डिपार्टमेंट रिसोर्सेज लेगा उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टिंक्शन द दैट मीन्स दैट ईच ऑफ द सेंटर कंटेनिंग द कॉस्ट रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज डन इन दैट सेंटर, जो एक्टिविटी उसमें हुआ है वो रिलेटेड कॉस्ट ही उसमें से कंसिडर होगा, ठीक है। अब मैं और लास्ट में देखो क्या बोल रहा है कि दैट कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट प्रोडक्ट मेड इन दैट सेंटर। देखो मेन तो गोल तो कॉस्ट रिकवर करना है ना, तो मेन मतलब देखो इतना कॉस्ट शीट बनाते हैं, फिर हम कॉस्ट को इनडायरेक्ट ओवरहेड को एलोकेट करते हैं, फिर इतना सारा कुछ करते हैं किस लिए? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, बजट करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, किस लिए करते हैं? कॉस्ट को मेन पर्पस होता है कॉस्ट को कैसे कम करा जाए और कॉस्ट को कैसे और कितना रिकवर करा जाए। अल्टीमेट आवर अल्टीमेट गोल इज टू रिकवरिंग द कॉस्ट फ्रॉम ए कस्टमर एंड चार्जिंग टू द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये देखो एक एग्जांपल दिया था कि 100 का मान लो कॉस्ट है तो 20 एंड 80 में डिवाइड हो जाएगा। कि मान लो फॉर एग्जांपल 20 में 20% सपोर्ट ने यूज़ किया, 80% प्रोडक्ट ने यूज़ किया, और अल्टीमेटली देखो नीचे देखो एक्टिविटी और सर्विस डिपार्टमेंट में ये चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आओ, देखो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट सेंटर इज ए टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर होता है। एक है पर्सनल होता है, एक है इम्पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको पर्सनल कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। देखो रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड इम्पर्सनल मतलब इम्पर्सनल में दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर एंड अदर इज कॉल्ड सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, जितना जो काम होता है ना वो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर में होता है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर को सर्विस प्रोवाइड करता है सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर, ठीक है। नीचे देखो एग्जांपल दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल है, देखो मेडिसिन शॉप, असेंबली शॉप, वेल्डिंग शॉप, ऑपरेशन थिएटर, कॉल सेंटर। और नीचे देखो सपोर्ट सर्विस में क्या है, पावर हाउस, मेंटेनेंस, स्टोर्स, हेल्प डेस्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉल सेंटर स्टाफ। देखो ये प्रोवाइड करता है 5 नंबर को सर्विस देता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करके सर्विस देता है। मेंटेनेंस सर्विस तो तीनों को ही देगा ना, असेंबली में भी देगा, वेल्डिंग में भी दे सकता है, मेंटेनेंस सब में होता है। अच्छा, अब आओ कॉस्ट यूनिट में। कॉस्ट यूनिट में क्या बोल रहा है? कॉस्ट यूनिट मतलब कुछ नहीं, जिस यूनिट मतलब जिसमें हम मेजर करेंगे उसको ही तो यूनिट बताते हैं। देखो पावर किस में होता है? मेगावाट। सीमेंट होता है मेट्रिक टन। ऑटोमोबाइल्स नंबर में होता है, ट्रांसपोर्टेशन टन किलोमीटर में होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब हम किस ऑब्जेक्ट से कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। देयर इज ए 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से, एक है ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट के हिसाब से, एक है फंक्शन के हिसाब से, एक है बिहेवियर के हिसाब से, एक है प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस के हिसाब से। देखो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को ना मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर इज ए 3 टाइप ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। वन इज ए डायरेक्ट मटेरियल, अनदर इज ए डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड अनदर इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट इन कॉस्ट शीट, because if you think properly then you find that in any production this 3 is a major cost। माने 40% 60% तो ले ही लेगा, ये मिनिमम बोल रहा हूँ। तो ये मटेरियल एम्प्लॉय एक्सपेंस है। उसके बाद तो फिर आएगा, फिर इनडायरेक्ट वाला आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, सेलिंग आएगा, मगर ये प्राइम कॉस्ट है। प्राइम मतलब मेन कॉस्ट है। अच्छा, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली ट्रेस है, इनडायरेक्ट मतलब जो इनडायरेक्टली ट्रेस नहीं हो रहा है कि किस में ये खर्चा लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली को ऐड करते हैं और उसके हिसाब से अब हम डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचेस। हम डिवाइड कर देते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना जाना चाहिए। ये ओवरहेड में ये हम लोग करें इनडायरेक्ट वाला, और डायरेक्ट वाला तो डायरेक्टली हम लोग परसेंट मतलब ऐड कर ही देते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा, नीचे देखो भाई फंक्शन क्या है? भाई फंक्शन है, अच्छा एक इनडायरेक्ट कॉस्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो 10th फ्लोर का एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर मान लो फैक्ट्री में मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, फिर बाकी 2 में सेलिंग का डिपार्टमेंट है, बाकी में
तुम्हारा ऑफिस है, जो बैक ऑफिस, जो अकाउंट मेंटेन वगैरह वो सब होता है। तो अब मान लो उस पूरा फैक्ट्री का, जो पूरा बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन आएगा ना, तो वो डिप्रिसिएशन तो दैट इज कमिंग फॉर अ एंटायर होल बिल्डिंग। तो अब तुम वो डिप्रिसिएशन को कैसे डिवाइड करोगे कि फैक्ट्री में कितना जाएगा, बिल्डिंग में कितना, सेल्स में कितना जाएगा, एंड ये में कितना जाएगा, वो नाम क्या था उसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में कितना जाएगा, ठीक है। तो तुम कैसे पता कैसे करोगे उसका, क्या होता है कि पूरा बिल्डिंग का जितना डिप्रिसिएशन होगा ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, पूरा जितना फ्लोर है, मान लो 10,000 टोटल डिप्रिसिएशन है, तो उसको 10 में डिवाइड कर देते हैं। तो एक एक फ्लोर के लिए 1,000 डिप्रिसिएशन होता है। तो मान लो 3 फ्लोर में फैक्ट्री का काम होता है, तो 3,000 चार्ज हो जाएगा फैक्ट्री में। तो ऐसे करके हम इनडायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, जो डायरेक्टली पता नहीं चलता ना। मगर देखो, डिप्रिसिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर मशीनरी विच इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री फॉर ए प्रोडक्शन पर्पस, दैट इज डेफिनेटली एंड डायरेक्टली चार्ज विद द फैक्ट्री ओवर इट। तो लेट्स कम टू द फंक्शन। देखो, फंक्शन के हिसाब से हम लोग 6 टाइप में कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। किस में, देखो, इन प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, एडमिन, रिसर्च, डेवलपमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जितना फंक्शन होता है उस हिसाब से कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अब भाई बिहेवियर देखो, तीन तरह से मतलब डिवाइड करते हैं। देखो, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, नो फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड भी नहीं, नो फिक्स्ड, नॉट वेरिएबल, ये होता है सेमी वेरिएबल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, पता है हम लोगों को। और फिक्स तो फिक्स ही होता है, जितना अच्छा, एक चीज़, फिक्स डिपेंड नहीं करता, इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। ये पता है ना, नंबर ऑफ यूनिट जितना भी होता है, मतलब प्रोडक्शन हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहता है एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि इसका भी एक लिमिटेशन होता है ना। उसके बाद ये बढ़ेगा, मगर एक सर्टेन लिमिट तक ये फिक्स ही रहेगा। अच्छा, अब नीचे देखो 5 में देखो, बाय प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस इट इज 5 टाइप्स। क्या क्या है देखो, ऑपरेशन कॉस्ट, बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन कॉस्ट मतलब पर्टिकुलर किसी रिलेटेड टू ऑपरेशन बोल रहा है। बैच मतलब जब हम किसी सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं जो सेम टाइप का होता है और बल्क में बनाते हैं, उसको बोलते हैं बैच कॉस्ट। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग करके। प्रोसेस कॉस्ट मतलब इट इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब शिप मैन्युफैक्चरिंग बोल लो, और किसी बड़े मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेनली प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व होता है, जिसका एक का आउटपुट अगर किसी दूसरे का इनपुट होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग उसमें यूज़ होता है। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यूज़ होता है, सबको पता है। अच्छा, नीचे देखो, प्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट आइटम्स इन द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट क्लासिफिकेशन। मतलब जो कॉस्ट हम लोग, जितना भी कॉस्ट आएगा ना, एक चीज़ याद रखना, जितना भी कॉस्ट तुम देखोगे, ये सब इसके मतलब ये जो 5 मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके अंदर ही तुमको मिल जाएगा, इसके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बोल रहा है कि क्लासीफाई करो। फिर बता क्या रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आइटम शैल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम द पीरियड टू पीरियड, फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। मतलब फिर भी वही सेम आ गया, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। कंसिस्टेंट रहो एंड यूनिफॉर्म रहो। कंसिस्टेंट मतलब सेम रखो फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, वो बोल रहा है। अब डिस्क्लोजर क्या हुआ देखो, एनी चेंजेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शैल बी मेड ओनली इफ, ये इंपॉर्टेंट है ना, कब हम क्लासिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, इफ ओनली रिकॉर्ड बाय द लॉ फॉर कंप्लेंस पर्पस एंड, और एक क्या है, सच चेंज रिजल्ट इन अ मोर एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब कब कब हम ये कॉस्ट को ये चेंज कर सकते हैं,
जब लॉ चाहे तब चेंज करना ही होगा, और दूसरा कब, जब वो चेंज करने से तुम्हारा कॉस्ट, जो कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट होगा वो और फेयर हो जाएगा, मतलब वो और क्लियर तरह से दिखा पाएगा कि किसमें कितना कॉस्ट जा रहा है, तो तुम वो क्लासिफिकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक तो लॉ बोलेगा एंड इट इज रिजल्टिंग इन द अप्रोप्रिएट, इट चेंज एज ए रिजल्ट मोर अप्रोप्रिएट, मतलब और भी अप्रोप्रिएट लगेगा तब तुम चेंज कर सकते हो। और एक क्या है, देखो, एनी चेंजेस इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट which has a material effect on the cost of the product shall be disclosed in the cost statement. Any changes in the classification of cost which has a material effect. Material effect मतलब क्या होता है, देखो इंडेक्स में मटेरियल, व्हाट इज मटेरियलिटी, देयर इज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट अबाउट मटेरियलिटी, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मान लो अगर हम किसी चेंजेस, मतलब अगर किसी चीज़ को देख के the person who are outside the organization take the decision on the basis of particular that things, and if the changes of that things is affect that particular person's decision, मतलब अगर वो particular चीज़ किसी भी person को decision को change कर सकता है तो वो है material, मतलब वो उस statement का material item होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इट कॉस्ट विच इज मटेरियल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट, एंड वेयर द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस इज नॉट ascertainable wholly or partly, the fact shall be also be mentioned in the statement, ठीक है। ये था कैश वन, एंड दैट्स इट गाइस। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, एंड take care and thanks a lot guys, bye bye।